नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पीएम मोदी का केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर जोर। भगदड़ और कोहली को कभी नहीं भूलेंगे। पूर्व क्रिकेटरों ने क्यों कही कोहली की बात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नेशनल एग्रो RE समिट 2025 में हुए शामिल। तो खबरें विस्तार से। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पीएम मोदी का केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर जोर। पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि बीते 11 साल में हमारी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौरान हमारी उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश को आगे ले जाने के अपने इन प्रयासों के साथ हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। डीबीटी डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर ने पारदर्शिता और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित किया है। इन प्रयासों से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी की रक्षा करने और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास तेज करने का विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को आह्वान किया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर लिख, आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपने ग्रह की रक्षा करने और हमारे सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने की दिशा में अपने प्रयासों को और तेज करें। पहले इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक शुभकामनाएं। बड़ा हादसा हो गया। स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं कई लोग घायल भी हुए जिनका इलाज भी हुआ। इस हादसे के बाद भी आयोजित हुए सम्मान समारोह से सरकार और RCB टीम समेत विराट कोहली पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा है कि लोग भगदड़ की इस घटना और विराट कोहली को कभी नहीं भूलेंगे। जब लोग बाहर मर रहे थे तब अंदर जश्न मनाया जा रहा था। वहीं बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन का भी बयान सामने आया। Yeah, so it's very sad, it's tragic what I heard, and it just transpired in front of my eyes because since last night after the match I've been doing shows, and I saw that relief on Virat's face and the kind of traction and the kind of wanting for this IPL trophy I could see, and he had made it clear that in time 2016 when he lost, it was one of his worst moments. So I think the fans got into this, they bought into this story of Virat.
that it was such a big thing. And when Virat got it eventually with Anushka and all that, I think fans went crazy. But what transpired later on in the morning, the motorcade and the kind of celebrations and over the time, over the top euphoria, which I could not believe. And I was watching it, and I was watching it as a public experiment, as a social experiment, that how can a local franchise can get so much hype. And I was trying to analyze it because Virat has been with them for 18 years. He probably has got everything under the sun. But he probably felt that because of his skin in the game with this franchise, he thought that maybe he had to deliver it. And I think after he has delivered this, he feels complete. And then the fans bought into it, which is not the real thing. So I think it's just the Virat factor, the connect with Virat, his fans have got worldwide, that they got sold the story. That was such a big thing. It was made to look like even bigger than India winning the World Cup, which was crazy for me because I could not. And then this is good marketing by the franchises, by the IPL, you know. And you know, I could see that, you know, like in America when they have their own, you know, sports, American football or NBA, even the cities are playing. They call it the World Series. So I think that kind of hyperbole has been created here. But what happened after this, you know, and politicians you can't blame because it was a wet dream come true. You know, to get these many people together in a rally, they would have to pay so many, for so many meals, probably give saris away, you know. And this was free for all. And the franchisees, it was free publicity because they have to sell the slots next year. Now the team has won. They've got to raise the rates. So this kind of mass connection, you can't buy in actual money. So I think then the players have got no role to play. I think the players were doing it for the fans because they thought the fans have been with them for 18 years and they wanted to be next to the fans. So they were giving it back to the fans. There was no advantage or benefit for the players in it. And when I say the players, it's Virat. And I think Virat was paying it back to the fans in the way of this celebrations today. But I cannot believe in a million years that if Virat, I have known him as a kid, I know him as a person, you know, and I cannot believe that he knew that people were dying outside and the felicitation was going inside. The politicians I can believe because they're ruthless, they're thick-skinned, and you know, they're mercenaries, and so is the corporate, which is RCB franchise. You know, with the franchisees don't care because they have to show the balance sheets, they have to show revenue. So they would have known maybe. So it was a lack of communication. By the time Virat and the players would have got to know, I mean, they didn't have any say in it. And if Virat would have known, he would have immediately walked out. So I cannot believe that Virat knew and this has happened. But very sad, very tragic. It's a lesson, I think, in the future. Having said that, I think still you cannot indemnify against happenings like this. You know, every year, in spite of the best arrangements, about a few hundred people die in Saudi Arabia every year. You know, even 100 people died in a nightclub in USA, Denmark, Bolivia, Germany. So this happens. In spite of what you do, things can happen. But in India, you know, there's a lack of discipline. You can see when you drive on the roads, and this kind of mass hysteria, which was, everybody was beating themselves into a frenzy. I think this could have been toned down a bit, but everything was there to be gained by beating it into a big hype. And eventually, when you actually over-milk something, it comes back and bites you in the ass. बढ़ती अगली खबर की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नेशनल एग्रो आरी समिट 2025 में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने फेडरेशन द्वारा तैयार कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा पर रिपोर्ट एवं वार्षिक संदर्भ पुस्तिका का विमोचन भी किया है। कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के समावेश को लेकर देश के नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और किसानों के बीच संवाद व सहयोग के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने मुझे कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व सौंपा है। जो दायित्व मुझे मिलता है मैं उसे निष्ठापूर्वक निभाने की कोशिश करता हूँ। मीडिया फिर
कमल थोड़ा सा पीछे हो एकदम। यार दोस्त मोहन के मिनट एक मिनट निमाई थोड़ा सा ठीक है यार दोस्त मोबाइल नीचे करो यार। ये सर हमारा देहरादून वाला सेंटर है। अच्छा ना मजा हो गया वो हो गया। अरे फोटो ठीक मेमोरेंडम देना जी भाई साहब ये मेमोरेंडम अच्छा नमस्ते भाई साहब एक बार नीचे फोटो ये हमारे कुछ राणा जी भाजी पिक्चर फोटो मंत्री साहब आइए आइए बढ़ती अगली खबर की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी ने किया पौधारोपण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने सरकारी आवास 5 कालिदास वर्ग पर पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन दिन है। गंगा दशहरा की पावन तिथि है। आज ही के दिन मां गंगा का अवतरण इस धरा पर हुआ था। आज ये पावन तिथि महाराज भागीरथ के बाद इस कार्य को अविरल और निर्मल गंगा के नाम पर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया है। हम इसके लिए पीएम मोदी के आभारी। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन दिन है। गंगा दशहरा की पावन तिथि है। आज ही के दिन मां गंगा का अवतरण इस धरा पर हुआ था। महाराज भागीरथ की कठोर तपस्या के कारण देव नदी इस धरती पर अवतरित हुई और मां गंगा के कारण न केवल मोक्ष की प्राप्ति की कामना से
न केवल सनातन धर्मावलंबियों का बल्कि हर भारतवासी के उद्धार का भी एक जो कामना थी वह पूरी तो हुई। दुनिया का सबसे उर्वरा क्षेत्र मां गंगा ने ही उत्तर भारत को दिया है। आज यह पावन तिथि महाराज भगीरथ के बाद इस कार्य को अविरल और निर्मल गंगा के नाम पर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया। हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पूरी दुनिया पर्यावरण की कठिन चुनौतियों से जूझ रही है। इन कठिन चुनौतियों को कहीं और ने नहीं, ये मनुष्य के द्वारा ही निर्मित चुनौतियां हैं। स्वाभाविक रूप से इसका समाधान का मार्ग भी मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों का आह्वान किया है कि पर्यावरण की इन कठिन चुनौतियों का, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रकृति के साथ एक समन्वय और संवाद बनाना पड़ेगा। इस समन्वय और संवाद का ही नाम उन्होंने बहुत आसानी से दिया है, एक पेड़ मां के नाम। आज उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, एक पेड़ मां के नाम। यह कार्यक्रम आज से लेकर के लगातार चलेगा। 23 जून को इसका एक बृहद रूप उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अगर तब तक बरसात प्रारंभ हो गई, मानसून पर्याप्त मात्रा में आ गया, तो उस दिन भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि उस दिन भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव के बड़े कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश वासी जुड़ेंगे, जिसके माध्यम से 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य हम लोगों ने इस बार भी रखा है। यह क्रम 15 अगस्त तक निरंतर चलेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को वन विभाग के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, जिसमें 75 से 80% जो पेड़ लगाए गए थे वे आज भी जीवित हैं। उत्तर प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पेड़ मां के नाम हमें पर्यावरण के प्रति और अपनी इस अरण्य संस्कृति, जिसने दुनिया को ज्ञान के बृहद धरोहर दी है, इसके प्रति जागरूक करती है। मैं इस अवसर पर आज पावन गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ती अगली खबर। दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन समीक्षा बैठक, राजस्थान पर्यटन को नई उड़ान देने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। दिया कुमारी ने निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन हो या फिर केंद्र परिवर्तित योजनाएं, सभी का काम समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। बैठक में झुंझुनू में राज्य का पहला वार म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस संग्रहालय में राजस्थान के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाएं, युद्ध कौशल और ऐतिहासिक युद्धों से जुड़ी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। जयपुर का ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय अब एक स्मार्ट म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुष्कर के लिए 300 करोड़ रुपए की विकास योजना प्रस्तुत की गई है। इसमें ब्रह्मा मंदिर, कॉरिडोर, घाटों का जीर्णोद्धार, थीम पार्क में
लेजर शो, डिजिटल गाइडिंग सिस्टम, सावित्री वाटिका और ब्रह्मा से वाराहा चौक तक कॉरिडोर निर्माण जैसे कार्य शामिल है। घोषणाएं थी उनकी रिव्यू हुई है और जहां जो बस यही है कि सब कुछ अब हम लोग जल्दी करें और टाइम बाउंड तरीके से सारे काम शुरू हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी सभी कुछ बिल्कुल टाइम बाउंड ही है, चाहे पुष्कर कॉरिडोर हो, चाहे महाराणा प्रताप सर्किट हो, चाहे बावड़ियों का रिस्टोरेशन हो, शेखावटी की बात करूं, सब कुछ चल रहा है। बस ये क्या है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंतर्गत समय लगता है जो लगता है, पर हम लोग तो इसको रेगुलरली फॉलो अप करते आए हैं। छोटी मीटिंग्स भी विभाग की हम लोग करते हैं और इस बार थोड़ी बड़ी मीटिंग थी क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, तो उसको सॉर्ट आउट करके और बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं, कोशिश पूरी चल रही है कि अच्छी तरीके से टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए, राजस्थान, उनकी सुविधाएं अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो और हमारा टूरिज्म सेक्टर और आगे बढ़े। जो बावड़ी पे चर्चा हुई है, क्या कौन से ऐसे हैं जिनसे डिस्कस? नहीं, देखिए, बावड़ियाँ जो हम लोग टेकअप कर रहे हैं वो भी स्टेज वाइज ही लेंगे, फेज वाइज लेंगे। पहले थोड़ी बहुत लेंगे, फिर 5-6 अभी लेंगे, फिर उसके बाद और लेंगे। बावड़ियों का रेस्टोरेशन बहुत जरूरी है, ये तो हमारी विरासत है और उस समय से बनी हुई ये जो इतनी सुंदर और एक टूरिज्म अट्रैक्शन भी है सब बावड़ियाँ। एंड पानी के भी एक बहुत अच्छा वो था, एक के वहाँ से बिल्कुल था, तो उस पे इस बार मीटिंग में वो डिस्कस हुआ है और उसको भी बहुत जल्दी एक कंसल्टेंट के साथ जो कि ये सब चीज़ें समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी तो प्रोटेक्टेड बावड़ियाँ हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में भी आते हैं, तो उनको तरीके से हो, कोई गलत चीज़ का उपयोग ना हो, मटेरियल सही तरीके से हो, एक प्रॉपर जो हेरिटेज कंसल्टेंट है उनकी सलाह के बाद हम लोग उस पर काम करें, वो सब चल रहा है अभी। पाकिस्तान वॉर के बाद पर्यटकों की संख्या में थोड़ी सी कमी देखी गई थी, तो पर्यटकों की संख्या दोबारा से नहीं, कमी मेरे को नहीं लगता आई, क्योंकि आप बात कर रहे हो किससे, आप लास्ट ईयर समर से उसको कंपेयर कर रहे हो या किससे कर रहे हो? क्योंकि वैसे भी ऑफ सीजन है, तो ऑफ सीजन में वैसे भी टूरिस्ट कम होंगे अभी, और मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ अफेक्ट होने वाला है टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो भी कुछ हुआ और उसके बाद मुझे लगता है अब सॉर्ट आउट भी हो गया है, तो अभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बढ़ते अगली खबर की ओर। कटरा टू श्रीनगर 270 किलोमीटर का सफर 160 की रफ्तार और सिक्योरिटी में 5000 जवान तैनात। पीएम मोदी ने 6 जून से कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। शुरुआती तौर पर इस रूट पर एक ही ट्रेन चलेगी। पिछले काफी समय से लोग इस ट्रेन के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि 6 जून को खत्म हो जाएगा। दिल्ली और कटरा के बीच वर्तमान में 6 ट्रेनें चल रही है। अगर कोई यात्री दिल्ली से श्रीनगर तक जाना चाहता है तो उसे पहले कटरा पहुंचना होगा, इसके बाद ही वह कटरा से श्रीनगर तक पहुंच पाएगा। नई दिल्ली से कटरा पहुंचने के लिए यात्री को रात 10:10 पर गलता एक्सप्रेस पकड़नी होगी, जो अगले सुबह 7:30 पर कटरा पहुंचेगी। कटरा पहुंचने के बाद यात्री को सुबह 8:10 पर वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी, जो कि सुबह 11:20 पर श्रीनगर पहुंचा देगी। एक वरिष्ठ रेल अधिकारी ने बताया है कि कटरा से श्रीनगर तक जाने वाली ट्रेन के रूट में कुल 17 स्टेशन हैं। सभी स्टेशनों पर जांच करना मुश्किल होगा, इसीलिए कटरा में ही हर एक यात्रियों के ID कार्ड जांच और उनके सामान की जांच की जाएगी। बस बस रुक। दक्षिण
सर चला ठीक है, थैंक यू। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर आपने बीजेपी को घेरा, आतिशी ने पेरेंट्स से की मुलाकात। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेशन को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार रेखा गुप्ता सरकार को घेर रही है। इसी के चलते बुधवार को आप पार्टी ने प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन बिल को लेकर जनता से राय शुमारी की। एक तरफ आप द्वारा बिल पर जनता की राय लेने के लिए जारी fees.consultation.gmail.com पर ढेरों सुझाव आ रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी की विधायक पेरेंट्स से मुलाकात कर उनसे सुझाव ले रहे हैं। इस दौरान आतिशी का बयान सामने आया है। आतिशी ने आगे कहा है कि मैंने सब पेरेंट्स को आश्वासन दिया है कि जिस तरह 10 साल से सरकार में हम उनके हक के लिए लड़ते आए हैं, विपक्ष में भी हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर इस शिक्षा माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे। देखिए वीडियो। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस बढ़ रही है। चाहे ट्यूशन फीस बढ़ाना हो, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाना हो, एसी चार्जेस के नाम पे पैसों की उगाही करना हो, एक्टिविटी क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस के नाम से पेरेंट्स से पैसा मांगना हो, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता परेशान हैं। वो 3 महीनों से सड़कों पे उतरे हुए हैं। कभी स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स के इस दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट में एक फी रेगुलेशन बिल लाना पड़ा। लेकिन इस फी रेगुलेशन बिल को भारतीय जनता पार्टी ने छुपा कर रखा हुआ है। किसी माता पिता ने, किसी भी वकील ने, किसी भी विधायक ने, दिल्ली के किसी भी रहने वाले ने इस बिल को नहीं देखा। आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? अगर पेरेंट्स के हक में बिल लाया जा रहा है तो पेरेंट्स को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों इसको वेबसाइट पे नहीं डाला गया? क्यों इस पर फीडबैक नहीं लिया गया? ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतना बड़ा कानून, इतनी बड़ी पॉलिसी बिना किसी पब्लिक फीडबैक के लाई जा रही है। और बिल को, कानून के ड्राफ्ट को इस तरह से छुपाना एक ही बात दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला है, कि ये जो स्कूल फीस का बिल है ये पेरेंट्स के लिए फीस कम करने के लिए नहीं, ये प्राइवेट स्कूलों पे लगाम कसने के लिए नहीं, ये प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए लाया जा रहा है। हम भी इंतजार कर रहे थे, पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे थे कि ये बिल दिल्ली विधानसभा में पेश होगा तो हम सबके सामने आएगा, विधायकों के सामने आएगा, माता पिता के सामने आएगा, वकीलों के सामने आएगा, एक्टिविस्ट के सामने आएगा, तो हम विधानसभा के पटल पर अपनी राय रखेंगे, पेरेंट्स अपना फीडबैक देंगे, वकील अपना फीडबैक देंगे। लेकिन कल दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करी है कि बिल विधानसभा में पेश नहीं होने वाला। ये प्राइवेट स्कूल के फीस का कानून चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने का क्या कारण है? सिर्फ एक ही कारण है कि ये बिल माता पिता को बढ़ती हुई फीस से बचाने के लिए नहीं आ रहा। ये बिल स्कूलों का ऑडिट करने के लिए नहीं आ रहा। ये बिल स्कूलों पर लगाम कसने के लिए नहीं आ रहा। ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए आ रहा है। इसीलिए पहले इस बिल को छुपाया गया, इसको पब्लिक नहीं किया गया, और अब असेंबली में पेश करने की जगह इसको चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया जा रहा है। कल मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कई पेरेंट्स से मिली और सब ने एक सुर में एक ही आवाज कही, एक ही आवाज उनकी आई, हमें ऑर्डिनेंस नहीं चाहिए, हमें बिल पब्लिक डोमेन में चाहिए, हम उस पर अपना फीडबैक देना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस हमें मंजूर नहीं है। तो आज आम आदमी पार्टी विधायक दल की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये मांग करती हूं कि आप दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाइए। इस स्पेशल सेशन में ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का फी कानून पेश करिए और जो दिल्ली विधानसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं इसमें पार्लियामेंट की तरह एक प्रावधान है सिलेक्ट कमेटी बनाने का, जो बिल को एग्जामिन करेगा, जो अलग अलग लोगों से कंसल्टेशन करेगी सिलेक्ट कमेटी, जो पेरेंट्स को बुलाएगी, जो एक्टिविस्ट वकीलों को, ऑडिटर्स को बुलाएगी। तो हमारी ये मांग है कि स्पेशल सेशन हो, बिल को टेबल किया जाए, उसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स का फीडबैक ले और उसके बाद ही प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का कानून दिल्ली विधानसभा में पास हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी बिल को पब्लिक नहीं करती है, उस पर कंसल्टेशन नहीं करती है, उस पर राय बात नहीं करती है, तो दिल्ली के सब लोगों के सामने ये बात आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ है और वो प्राइवेट स्कूलों को बचाना चाहते हैं और बढ़ी हुई फीस लेने के लिए प्राइवेट स्कूलों को शह देना चाहते हैं। थैंक यू। मैम, आप लोगों की ओर से मेल आईडी भी जारी किए गए थे। जी। कितने लोगों ने कांटेक्ट किया? 2 दिन 3 दिन हुए हैं, सैकड़ों मेल्स आ गए हैं उस पर। पेरेंट्स की सबसे पहली यही डिमांड है कि बिल को पब्लिक करो, कि बिल को छुपाया क्यों जा रहा है, ऑर्डिनेंस क्यों लेके आया जा रहा है। कल मैं दिल्ली के काफ़ी स्कूलों के प्रतिनिधियों को मिली, तकरीबन 20 अलग अलग 15-20 अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स आए हुए थे। उन्होंने इस बिल में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए उसका फीडबैक हमें दिया है और एक सुर में एक ही आवाज़ उनकी आई है, हमें ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं है, बिल को पब्लिक करो और हमारा फीडबैक। मैम, कल आप नक्काशी कैंप गई थी, कई जगह डिमोलिशन हो रहे हैं, चाहे ओखला हो, बुराड़ी हो, वजीराबाद। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को चुनाव से पहले एक वादा किया, कहा जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे।
दिल्ली के लोगों ने, झुग्गी में रहने वालों ने मोदी जी के इस वादे पे भरोसा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में झुग्गियों पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। कल मैं मदरासी कैंप में गई, वहां पर ज्यादातर लोगों को कोई मकान नहीं मिला है उनकी झुग्गी के एवज में। ये ऐसे लोग हैं जो कोई 1 साल 2 साल से नहीं, 20 साल 30 साल 40 साल से वहां पे मदरासी कैंप में रहते हैं। कुछ लोगों को घर दिया, कहां दिया? नरेला में दिया। मदरासी कैंप से 50 किलोमीटर दूर, जहां से आने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, जहां पर सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लोगों के लिए कोई काम नहीं है, जहां पे सारे घर टूटे फूटे हैं, जहां अभी तो बिजली और पानी के कनेक्शन भी नहीं है। आज दिल्ली के सभी झुग्गी वालों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया, उनको झूठ बोलकर उनसे वोट लिया। और ये सब झुग्गी वाले एक ही चीज कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट दे के गलती कर दी। अगर आज दिल्ली में केजरीवाल होता, अगर आम आदमी पार्टी होती, तो हमारी झुग्गी नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव की हलचल के बीच प्रशांत किशोर ने क्यों की तारीफ? बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सारण में लोगों को संबोधित करते हुए आरजेडी के नेता लालू यादव की तारीफ की। उन्होंने लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बच्चों की चिंता क्या होती है, यह आपको लालू जी से सीखना चाहिए। प्रशांत किशोर ने लालू यादव की तारीफ नहीं की, बल्कि उन पर बेटे तेजस्वी यादव को लेकर कटाक्ष किया है। पीके ने कहा है कि लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़के ने 9वीं नहीं पास किए, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपनी हालत देखिए, आपके बच्चे ने मैट्रिक पास कर लिया है, बीए कर लिया, लेकिन उसके लिए चपरासी की भी नौकरी नहीं है, लेकिन उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। 5 महीने के बाद चुनाव होंगे, तब खूब घर घर चर्चा होगी, लालू का लड़का बनेगा या बीजेपी बनेगी। प्रशांत किशोर इस समय बिहार में बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा सिताब दियारा से शुरू हुई है, जो कि 15 दिनों में लगभग 20 विधानसभा घूम चुकी है। का चिंता क्या होता है? बढ़ती अगली खबर क्या कांग्रेस छोड़ देंगे शशि थरूर? संसद ने अमेरिका में दिया सवालों का जवाब। कांग्रेस नेता शशि थरूर बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में। इस समय उनकी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या थरूर कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसे लेकर शशि थरूर ने कहा है कि वो अभी सांसद हैं और ये सवाल नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में थरूर अमेरिका के वॉशिंगटन में हैं, जहां उनसे सवाल पूछा गया है कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लोग आपके ऊपर तीखे बयान दे रहे हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर कोई अलग राजनीतिक राह चुनेंगे। इस सवाल को लेकर थरूर ने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा है कि मैं संसद का निर्वाचित सदस्य हूं, मेरे अभी 4 साल बाकी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस तरह का कोई सवाल उठाना चाहिए। आपको बता दें कि जब से थरूर भारत के डेलीगेशन का हिस्सा बने हैं, तब से कांग्रेस के कुछ नेता लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। Continuing to be with Congress, will you join the BJP? What is the next thing? I'm an elected member of Parliament. I have 4 years left of my term. I don't know why there is any question to be asked at the moment. बढ़ती अगली खबर क्यों? 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ इन वाहनों को मिलेगी एंट्री। सीएम रेखा गुप्ता का बयान। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली आने वाले वाहनों को BS6 CNG या फिर EV कमर्शियल वाहन होना चाहिए। हम मिलकर ही दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी समस्या से डील कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के सभी प्रवेश बिंदुओं पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन
रिकॉग्निशन कैमरा लगाएंगे। ये कैमरे उन वाहनों की पहचान करेंगे जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है और वो प्रदूषण फैला रहे हैं। इन वाहनों को तुरंत ट्रेस किया जाएगा और रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल का पता लगाने के लिए ANPR कैमरे पेट्रोल पंप पर भी लगाए जाएंगे। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हम सब से जुड़ा हुआ विषय है। वर्षों तक एयर पॉल्यूशन का दंश हम सब लोगों को लगातार डस रहा है। दिल्ली के लोगों को अनेक प्रकार की तकलीफ़ों ने हमेशा इस एयर पॉल्यूशन के कारण घेरे रखा और हम सबका एक ही सपना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने, सब ने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 बनाया है, जिसके अलग अलग आयामों की चर्चा मैं आज यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ उसको दिल्ली सरकार के साथ मिल कर के प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, दिल्ली सरकार ने अभी IIT कानपुर के साथ में एक MOU साइन किया, जो कि क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन पे आधारित है, जिसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की मंजूरी करी है और बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। दूसरा, इसी तरीके से पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हम लोगों ने अनेकों युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं और जो इनोवेशनल चैलेंजेस दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के हम आमंत्रित करेंगे, कि जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी दिल्ली को दे पाएंगे कि किस किस तरीके से हम इस एयर पॉल्यूशन के चैलेंज को कम कर पाएँ। इसके अलावा जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारी हवा में हैं, इससे पहले क्या होता था, पहले की सरकारें दिल्ली गवर्नमेंट के लेवल पे काम हो पाता था, परंतु कहीं MCD के लेवल पे, कहीं NDMC के लेवल पे कुछ स्मोक गन या कुछ वाटर स्प्रिंकलर चलते हुए दिखाई देते थे। और वो भी तब जब भरी सर्दी होती थी और सर्दी के समय में ये माना जाता था कि भाई अब पॉल्यूशन का समय शुरू हो गया। पर सच मानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे हैं कि पॉल्यूशन जो है केवल मात्र 2 महीने का काम नहीं है, ये साल भर रहने वाला प्रॉब्लम है। आज मई में भी अगर आपको एयर पॉल्यूशन का आप जब क्राइटेरिया देखते हैं, AQI देखते हैं कि ज़्यादा है और कोर्ट को ग्रैब लगाना पड़ता है या सरकार को ग्रैब लगाना पड़ता है, तो आप मानिए कि ये तो 12 महीने साल भर ध्यान करने वाली एक सेगमेंट है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हमने योजना बनाई है कि मानसून का वो समय छोड़ करके उसके अलावा पूरा साल भर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स पूरे के पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। हर वार्ड में, हर विधानसभा में वो काम करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी प्रकार 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें हम दिल्ली की ओर से ले रहे हैं, जो कि रोड क्लीनिंग भी करेंगी, डस्ट कंट्रोल भी करेंगी, जो इंटीग्रेटेड होगी 20 डंपिंग व्हीकल से। यानी कि आपकी स्वीपिंग मशीन कहीं से मलबा उठा रही है तो उसे कहीं मूव ना करना पड़े, डंपिंग व्हीकल वहीं आएगा, उससे पूरा मलबा लेगा और जो भी उसका वेस्ट है उसको कलेक्ट करेगा और वो जाके डंपिंग साइट पे छोड़ के आएगा। इसी तरीके से 70 हम इलेक्ट्रिक लिटर पिकर्स, जो कि बहुत ही वेग के साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग है कि वो पूरा का पूरा जो लिटर है उसको पिक कर पाएगा। ऐसी 70 इलेक्ट्रॉनिक लिटर पिकर्स भी हम उन मशीनों के साथ 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के साथ में जोड़ के उसे काम पे लगाएंगे। और ये जो मशीनें हैं इसमें 30 वाटर टैंकर
साथ में चलेंगी, क्योंकि ये जो स्वीपिंग मशीन है इसमें इंटीग्रेटेड जो है वो वाटर स्प्रिंकलर भी है, स्मोक टावर भी है। ये पूरी मशीनरी इकट्ठे काम करेगी कि वहीं छिड़काव भी होगा, वहीं से डस्ट भी उठाई जाएगी और वहीं लिटर पिकर के द्वारा बाकी की गार्बेज भी इकट्ठी की जाएगी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसे भी मंजूरी दे गई है और इसके लिए हमने बजट भी ऑलरेडी दे दिया गया था। इसके अलावा हमने डस्ट पॉल्यूशन और कंट्रोल करने के लिए हमने दिल्ली में 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट, जहां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, इन सभी हॉटस्पॉट्स पे वहाँ पे जो बड़े बड़े पोल्स हैं उसके ऊपर मिस्ट स्पेयर लगाएंगे, ताकि ये जो स्प्रिंकल होगा, मिस्ट जो डाली जाएगी उसके कारण से उस एरिया में जो कि हॉटस्पॉट हैं वहाँ क्या डस्ट पार्टिकल भी हम कर्टेल कर सकें। इसके अलावा जितनी हाई राइज बिल्डिंग है, विशेष रूप से 3000 स्क्वायर मीटर से बढ़ी हुई जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, मॉल हैं, होटल हैं, इन सब पे एंटी स्मोक गन लगाना कंपलसरी होगा, जो कि पूरी दिल्ली में हज़ारों की तादाद में आ जाएंगी और उसके कारण से भी पूरी दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का काम हो पाएगा। सड़कों की मरम्मत एक बहुत बड़ा दूसरा माध्यम है ब्राउन एरिया कवर करने का, और इसको भी हम करेंगे, उससे भी डस्ट पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आती हूँ तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जो डेमोलिशन वेस्ट है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमने जो है 500 स्क्वायर मीटर से बड़े हुए इससे बड़े जितने भी प्रोजेक्ट है वो डीपीसीसी की जो रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कंपलसरी होगा उन प्रॉपर्टीज़ का, और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है डिस्प्ले होना होगा, मैंडेटरी किया जाएगा, और एआई आधारित ऑटोमेटिक नोटिस उनको दिए जाएंगे, जुर्माना लगाया जाएगा यदि वो डीपीसीसी पोर्टल के माध्यम से जो 14 पॉइंट देंगे डस्ट पॉल्यूशन रिडक्शन टूल किट के, उन 14 पॉइंट्स को उनको कंपलसरी फॉलो करना होगा, उसकी रिपोर्ट देनी होगी सरकार को, और डीपीसीसी जो है तुरंत अपना पोर्टल 2 जिसमें मॉडर्न एआई और मशीन लर्निंग फीचर्स रहेंगे, जिसके माध्यम से इन सभी प्रॉपर्टीज़ का फुल ऑब्जर्वेशन रहेगा, और एक भी अगर वो प्रॉपर्टी गाइडलाइन को, पॉल्यूशन डीपीसीसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगी तो तुरंत वो ट्रेस हो पाएगी और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। प्रोसेसिंग और रेस्क्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जो है, आप लोगों को जानकारी है कि तहखंड में हम सब लोग दिल्ली सरकार के द्वारा जो सीएनडी वेस्ट का एक वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसका कार्य भी हम जल्द पूरा करने की स्थिति में आएंगे, जिससे दिल्ली में यहाँ वहाँ जितना मलबा है वो प्रोसेस हो पाए, सीएनडी वेस्ट को हम ख़त्म कर पाएँ। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़रूरी भी है, और जितने प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी सीएनडी वेस्ट बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पॉलिसी भी लाई जा रही है, और इन सीएनडी वेस्ट प्लांट पर गवर्नमेंट उस वेस्ट से टाइल्स बनाती है, और वो टाइल्स को हमने कंपलसरी किया है कि गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे उन सब में उन टाइल्स को एक परसेंटेज हम फिक्स कर रहे हैं कि उनको उपयोग करना नेसेसरी है, ताकि प्लांट पे जितना टाइल वर्क इकट्ठा हो उनका उपयोग भी सरकार साथ साथ में करती रहे, चाहे वो एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो या बाकी एजेंसियां हों। हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन का अगला सेगमेंट जो है वो वाहन प्रदूषण एक बहुत बड़ा पूरा कंट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन की दिशा में। हमने कुछ और चीज़ें इलेक्ट्रिक पॉलिसी के साथ साथ जो करने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जितने एंट्री पॉइंट है इस पे हम ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन कैमरे लगाएंगे, जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पहचान पाएंगे, और जैसे ही वो व्हीकल इन कैमरास की रेंज में आएगा तो पता चल पाएगा कि ये व्हीकल जो है पॉल्यूशन क्रिएटिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं, तो तुरंत उन्हें ट्रेस करके उन्हें रोका जाएगा। सभी पेट्रोल पंप्स पे भी ये वाले कैमरे लगेंगे, ANPR वाले ANPR कैमरास लगेंगे, और पेट्रोल पंप से भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम ट्रेस कर पाएंगे। दिल्ली की बाउंड्री वॉल में, दिल्ली की परिधि में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना ज़रूरी होगा 1 नवंबर 2025 से, ताकि दिल्ली में
जो पॉल्यूशन का इतना भयंकर समस्या है उसको मिल करके हम सभी कम कर पाएँ, क्योंकि दिल्ली का अपना व्हीकल जितना पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है उतना ही बाहर से आने वाला व्हीकल भी दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की परिधि में जो भी व्हीकल नवंबर के बाद आए, 1 नवंबर के बाद, वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली के और पड़ोसी राज्यों के जो व्हीकल एंड ऑफ लाइफ वाले हैं उन सब का डाटा हमारे पास होगा, इवन दिल्ली के व्हीकल्स का डाटा भी हमारे पास होगा, और समय समय पे एक वार्निंग के तौर पे दिल्ली सरकार व्हाट्सएप मैसेज और SMS दिल्ली के और बाहर के वाहनों को भेजेगी कि आपका जो व्हीकल है ये एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है, कृपया इसको आप चेक कर लीजिए, ये अब दिल्ली में इसको प्लेस नहीं मिल पाएगा। तो सभी प्रमुख जो एंट्री पॉइंट हैं और MCD के टोल के जो बैरिकेड्स हैं वहाँ सभी पे इस तरीके की सुविधाएं लगाई जाएंगी जहां से हमें ये व्हीकल्स का ज्ञान मिल पाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इको फ्रेंडली बकरीद, राणे के बयान से सियासी भूचाल। मत्स्य मंत्री नितेश राणे के बकरीद को वर्चुअल तरीके से मनाने के बयान के बाद राज्य में काफी चर्चा हो रही है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने नोटिस भेजने की चेतावनी दी है और घोषणा की है कि वे CM फडणवीस और भाजपा नेताओं से इसकी शिकायत करेंगे। इस पृष्ठभूमि में बुधवार को नागपुर आए मंत्री राणे ने बकरीद के कारण हिंदू नागरिकों की परेशानी को व्यक्त की। राणे ने कहा है कि सोसाइटियों में बकरे काटे जाएंगे, इससे कई सवाल पैदा होंगे और दोनों समुदायों के बीच विवाद पैदा होगा। इससे कल दंगे हो सकते हैं। अगर कोई इसे रोकने की सलाह दे रहा है तो हमें सुनना चाहिए। प्यारे खान को मेरी सलाह है कि उन्हें मेरी कही गई बातों पर विचार करना चाहिए। उन्हें मुस्लिम समुदाय से अपील करनी चाहिए कि राणे जो कह रहे हैं वह हमारे हित में है। इको फ्रेंडली बकरीद मनाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेंगलुरु भगदड़ पर प्रियंक खड़गे ने स्वीकारी चूक, कहा भाजपा कर रही है राजनीति। RCB के विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को लेकर FIR दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में किसी को आरोपी नहीं बनाया है। घटना की जांच के लिए पहले ही CM सिद्धारमैया ने आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में से सुरक्षा में चूक माना है। घटना को लेकर सियासी माहौल गर्म है। लोग कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और RCB फ्रेंचाइजी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही विराट कोहली की भी आलोचना हो रही है। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पुत्र प्रियंक खड़गे की घटना पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने गलती स्वीकार की है। देखिए वीडियो। Yes, there has been a mistake. We have agreed to it. We have taken responsibility. We will correct. We are a responsible government. ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡ್ತೀವಿ. Incident, the government. बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में जातीय जनगणना काफी नहीं, तेजस्वी यादव ने जताया शक, कहा बीजेपी की मंशा ठीक नहीं। मोदी सरकार ने अगले साल 2026 में पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने का फैसला किया है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल RJD नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बयान दिया है। तेजस्वी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उनकी मंशा जनगणना को लेकर सही नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि भाजपा की मंशा ठीक नहीं है, लोगों की मंशा ठीक नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने घोषणा की है। हमारे दबाव और पुरानी मांग के कारण इन्होंने इसे कैबिनेट से पास कराया है। हम वर्गों की भी गिनती कराएंगे जिससे पता चलेगा कि कितनी जातीय है और कितने OBC EBC। जनगणना को लेकर है, 2 चरणों में जनगणना होगी और मार्च 2027 इसकी शुरुआत होगी। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा ही, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2 चरणों में होगी। हम तो कह रहे हैं जाति के साथ हम लोग वर्गों का भी करवाएंगे कि आखिर पता चले कि कितनी जातियां हैं और कितने OBC हैं, कितने EBC हैं। वर्ग का भी जो है कॉलम जो है आना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम चिट्ठी लिखने वाले हैं कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार हम लोगों ने जो 65% जो आरक्षण बढ़ाई, टोटल 75%, उसको जो है शेड्यूल 9 में डाला जाए। आखिर भारत सरकार या अमित शाह इस पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? आप आंकड़े तो आंकड़े के अनुसार तो हमको काम जो हम लोगों ने किया है, आरक्षण की सीमाएं बढ़ी है,
तो आप तो बिहार के आरक्षण को शेड्यूल 9 में ना रख के आपने कोर्ट कचहरी में आपके लोगों ने फंसाने का काम किया है। इसको अविलंब अगर विशेष सत्र भी बुलाया जाए, भले ही आरक्षण को और बढ़ा दो, लेकिन इसको शेड्यूल 9 में जो है किसी भी प्रकार से डालना पड़ेगा। और जात के साथ साथ वर्गों का भी इन लोगों से हम लोग जो है करवाने का काम करेंगे। हालांकि इनकी मंशा ठीक नहीं रहती है, ये लोग तो संविधान विरोधी लोग हैं और ये लोग तो चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से जो है बिहार का चुनाव निकल जाए, और विशेष तौर पे जो है ये ढंग से ये लोग करेंगे भी नहीं, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों के दबाव में हुआ है, बिहार के चुनाव को देखते हुए हुआ है, और किसी भी प्रकार से जात के साथ साथ वर्ग का भी कॉलम जो है होना चाहिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।